मैं जो पूरे डीमन रेल्म को डराकर रखने वाला सबसे ताकतवर ड्रैगन एम्परर था, कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाता था। उसकी जगह मैं हर दिन एक जंग लगी छोटी सी कुदाल लेकर मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले पहाड़ पर स्पिरिचुअल हर्ब से घास फूस साफ करता था। क्योंकि उस साल जब मैं बुरी तरह घायल होकर मरने की कगार पर था, तब लिन वन क्यू ने अपनी 100 साल की कल्टीवेशन की परवाह किए बिना 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन पिल से मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी आसमान को चुनौती देने वाली डीमन ऑनरा पूरी तरह छिपा ली और एक साधारण जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले छोटे से मेडिसिन बॉय की तरह रहने लगा। मुझे लगा था कि मैं हमेशा उसके साथ रह पाऊंगा, लेकिन आज दुश्मन दरवाजे तक आ पहुंचे थे। मुझे बचाने के लिए उसने जबरदस्ती मुझे यहां से भेजने का फैसला किया, जबकि वह खुद उस डिवाइन क्लैन के होली सन का सामना करने जा रही थी, जो जबरदस्ती उसे शादी करने आया था। लिन वन क्यू ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम तो बस एक साधारण इंसान हो जिसके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। अगर तुम यहां रुके रहे तो बस बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। ये लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की थैली ले लो और पीछे वाले पहाड़ के रास्ते से निकल जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और कभी वापस मत आना। लिन वन क्यू मेडिसिन किंग वैली की टूटी हुई चट्टान के किनारे खड़ी थी। तेज हवा उसकी सफेद लंबी ड्रेस को जोर जोर से लहरा रही थी। उसके ठंडे खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, अटल फैसला। उसने तो मेरी तरफ मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। बस एक भारी सी स्पिरिट स्टोन्स की थैली मेरी बाहों में रखती। उस थैली में सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स ही नहीं थी, उसके साथ उसका हमेशा अपने पास रखने वाला प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट भी था। उस पर अब भी उसके शरीर की हल्की गर्माहट और दवाइयों की हल्की सी खुशबू बाकी थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरी जान वैली मास्टर ने बचाई थी। वैली मास्टर जहां होगी मैं भी वहीं रहूंगा। मैंने अपनी जंग लगी छोटी सी कुदाल कसकर पकड़ी और सिर झुकाकर धीरे से कहा। मेरी आवाज इतनी शांत थी जैसे बिल्कुल रुका हुआ पानी, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस शांति के नीचे ऐसा गुस्सा छिपा था जो पूरे महाद्वीप को हिला सकता था। लिन वन क्यू ने भर्राई आवाज में कहा, जिद मत करो, तुम एक साधारण इंसान हो, तुम क्या समझोगे? डिवाइन क्लैन का होली सन जांग वूजी बेहद ताकतवर है। उसके पीछे 9 हेवंस डिवाइन हॉल जैसी बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। उसे चाहिए सिर्फ मेरा मायरिएड डीमन सेक्रेट बॉडी। अगर तुम यहीं रुके रहे तो सिर्फ तोप का चारा बनोगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं, चले जाओ। लिन वाक्यू की आवाज भर्रा गई थी। अचानक वह मुड़ी और उसने मेरे कंधे पर एक हल्का सा वार किया। उसकी नरम ताकत ने मुझे 100 मीटर दूर पहुंचा दिया। उसके बाद वह एक चमकती हुई रोशनी बनकर बिना किसी हिचकिचाहट के मेडिसिन किंग वैली के सामने वाले पहाड़ की तरफ उड़ गई। वहीं आसमान में सुनहरी डिवाइन लाइट इकट्ठी हो रही थी। डिवाइन क्लैन की शादी की बारात पहले ही पहुंच चुकी थी। मैं पीछे वाले पहाड़ के घने जंगल में खड़ा था। मैंने उस दिशा में देखा जहां वह गायब हुई थी। फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर अपने हाथ में पकड़ी स्पिरिट स्टोन्स की थैली और हल्की रोशनी छोड़ रहे उस प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट को देखा। मैंने खुद पर हंसते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन उसी पल आसपास कई दर्जन ली तक फैले इलाके के सभी डीमन बीस्ट्स जमीन पर गिर पड़े, फिर डर से कांपने लगे। मैंने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, पगली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सामना डिवाइन क्लैन के होली सन से है, लेकिन मेरी नजर में जिसे लोग 9 हेवंस डिवाइन हॉल कहते हैं, वह तो बस चींटियों का एक झुंड है जिसे मैं हाथ उठाकर कभी भी मिटा सकता हूं। मैंने आराम से अपनी छोटी कुदाल कमर पर टांग ली, स्पिरिट स्टोन्स और जेड पेंडेंट को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया, फिर धीरे धीरे सामने वाले पहाड़ की तरफ चल पड़ा। मैंने न तो हवा में उड़ान भरी और न ही अपनी डीमन पावर का जरा सा भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इन चींटियों से निपटने के लिए मुझे अपने शरीर में लगे ट्रू ड्रैगन सील को खोलने की भी जरूरत नहीं थी। उसी समय मेडिसिन किंग वैली के सामने वाले चौक में माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेडिसिन किंग वैली के सैकड़ों शिष्य, हर किसी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और वे सभी जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके सामने सुनहरे डिवाइन आर्मर पहने 2 गार्ड खड़े थे। उनमें से हर एक के पास ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रेल्म की बेहद डरावनी कल्टीवेशन थी और उनका लीडर था डिवाइन क्लैन के होली सन का सबसे भरोसेमंद आदमी, 9 हेवंस डिवाइन हॉल का आउटर सेक्ट डीकॉन, झो कांगहाई। झो कांगहाई ने घमंड से कहा, वेल मास्टर लिन, सोच लिया आपने, होली सन की सब्र की भी एक हद होती है। होली सन की नजर तुम पर पड़ी, ये तुम्हारी 8 जन्मों की किस्मत है। इतना एहसान भी मत भूलो, वरना तुम्हारी इस पूरी वैली में रहने वाले इन चींटियों जैसे लोगों को भी अपने साथ मरवा दोगी। जाओ चंगाई दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए घमंड से अभी अभी पहुंची लिन वन क्यू को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार और लालच भरा हुआ था। लिन वन क्यू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम चाहते हो कि मैं जांग वूजी से शादी कर लूं? तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। मेडिसिन किंग वैली शुरू से ही आजाद रही है। हम कभी किसी ताकतवर के आगे सिर नहीं झुकाते। लिन वन क्यू के होठों से फिर खून की एक पतली धारा बह निकली।
साफ था कि पहले हुई छोटी सी भिड़ंत में वह अंदर ही अंदर घायल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह पूरी मजबूती से सीधी खड़ी रही। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ ठंडापन और झुकने से इनकार साफ दिखाई दे रहा था। जाओ चंघाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वैली मास्टर, लगता है तुमने बात बहुत आसान समझ ली है। होली सन ने साफ कहा है, अगर आज तुमने उसकी बात नहीं मानी तो आज ही मेडिसिन किंग वैली को खून से भर दिया जाएगा और तुम्हें फिर भी वापस ले जाया जाएगा, एल्केमी फर्नेस की फर्नेस मेड बनाकर। जाओ चंघाई ठंडी हंसी हंसा। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। चारों तरफ खड़े गोल्डन आर्मर गार्ड्स के शरीर से तुरंत ही जबरदस्त किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। उनकी डरावनी प्रेशर पहाड़ की तरह पूरे मेडिसिन किंग वैली पर टूट पड़ी। वैली के सभी शिष्य एक एक करके खून उगलने लगे और तभी इस बेहद गंभीर माहौल के बीच पहाड़ वाले रास्ते से एक बिल्कुल ही बेमेल आवाज सुनाई दी। मैंने बेपरवाही से कहा, यहां का रास्ता इतना गंदा किसने कर दिया? मैंने तो इसे कल ही साफ किया था। सभी लोगों ने एक साथ मुड़कर उस तरफ देखा। उन्होंने देखा कि मोटे सूती कपड़े पहने एक लड़का अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए आराम आराम से उनकी तरफ चला आ रहा था। उसकी कमर पर अब भी वही जंग लगी छोटी सी कुदाल लटक रही थी। उसे देखकर जितनी हंसी आए उतनी कम थी। लिन वानक्यू ने घबरा कर कहा, लिन फान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था, तुम वापस क्यों आ गए? जैसे ही लिन वानक्यू ने मुझे देखा, वह पूरी तरह घबरा गई। उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना जबरदस्ती अपनी ट्रू ची चलाई। वह मेरी तरफ दौड़कर मेरे सामने खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। वह बस 2 कदम ही चल पाई थी कि उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग गिर ही पड़ी। मैंने एक झटके में कदम बढ़ाया। ऊपर से देखने में मेरी चाल धीमी लग रही थी, लेकिन असल में वह बिजली से भी तेज थी। किसी के कुछ समझने से पहले ही मैंने हाथ बढ़ाकर लिन वानक्यू की पतली कमर को संभाल लिया। एक शिष्य घबराकर चिल्लाया, गुरुजी सावधान। मैं हल्के से मुस्कुराया और मौका देखकर चुपचाप ट्रू ड्रैगन ची की एक गर्म लहर उसके शरीर में पहुंचा दी। उसकी मदद से उसके शरीर में बिखरी हुई ट्रू ची पल भर में शांत हो गई और उसके शरीर की सारी छिपी हुई चोटें भी तुरंत ठीक हो गईं। लेकिन यह सब मैंने इतनी सफाई से किया कि किसी को भी इसका जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। लिन वानक्यू को बस इतना महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। जो मेरिडियंस अभी तक फटने जैसी तकलीफ दे रही थीं, वे अचानक चमत्कार की तरह काफी आरामदायक हो गईं। जो मेरिडियंस अभी तक फटने जैसी तकलीफ दे रही थीं, वे अचानक चमत्कार की तरह काफी आरामदायक हो गईं। उसे लगा कि शायद उसने जो पिल खाई थी अब उसका असर शुरू हुआ है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वह बस जल्दी से मुझे अपने से दूर धकेलना चाहती थी। लिन वानक्यू ने घबरा कर कहा, जल्दी यहां से चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। झाओ चंघाई ने तिरस्कार से कहा, मैं सोच रहा था कि ये कौन है। तो यह मेडिसिन किंग वैली का पाला हुआ वह बेकार इंसान मेडिसिन बॉय है। वैली मास्टर लिन, जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो। क्या यही तुम्हारा चाहने वाला है? सच में, झाओ चंघाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कितनी बदकिस्मत जोड़ी है। लेकिन अफसोस, बेकार इंसान आखिर बेकार ही रहता है। झाओ चंघाई मुझे मजाक उड़ाते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में बेरहमी की एक चमक उभर आई। झाओ चंघाई ने आदेश दिया, कोई है, जाओ इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो और इसे पीछे वाले पहाड़ पर फेंक दो ताकि भेड़िए इसे खा जाए। इसे देखते ही आंखों में चुभन होती है। 2 गोल्डन आर्मर गार्ड्स ठंडी हंसी हंसे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रेल्म की उनकी प्रेशर समंदर की लहरों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी। उनकी नजर में मेरे जैसे एक साधारण इंसान को मारना चींटी को कुचलने से भी आसान था। लिन वानक्यू ने घबराकर चिल्लाया, लिन फान सावधान। लिन वानक्यू घबराकर चिल्लाई। वो मेरे सामने आकर मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने बस हल्के से उसे अपने पीछे खींच लिया, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर उन दोनों गोल्डन आर्मर गार्ड्स की तरफ देखा जो मेरी ओर दौड़ रहे थे। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों ने अभी अभी मेरे लगाए हुए 100 साल पुराने हेवनली स्पिरिट ग्रास को कुचल दिया है। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। मेरी आंखों में थोड़ी सी झुंझलाहट चमक उठी। मेरी कमर पर लटकी वह जंग लगी छोटी सी कुदाल हल्के से कांप उठी। किसी ने भी मुझे हमला करते नहीं देखा, यहां तक कि जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर की लहर नहीं उठी। लेकिन जैसे ही वे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रियलम के गोल्डन आर्मर गार्ड्स मुझसे लगभग 3 फुट की दूरी पर पहुंचे, उनके शरीर अचानक अजीब तरह से वहीं के वहीं जम गए। फिर सबकी डरी हुई नजरों के सामने उनके शरीर रेत के कणों की तरह टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखरने लगे। न कोई चीख निकली, न खून की एक बूंद गिरी। वे सीधे हवा में उड़ती राख बन गए और पल भर में हवा में पूरी तरह गायब हो गए। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। इतनी शांति थी कि गिरते हुए पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मेडिसिन किंग वैली के सभी शिष्य अपनी अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई भ्रम हो गया है। लिन वानक्यू भी हैरानी से मुंह खोले मुझे देखती रह गई। वह काफी देर तक मुझे बस देखती ही रही।
उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। झाओ चंगहाई ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? झाओ चंगहाई का चेहरा एकदम बदल गया। वह लगातार 3 कदम पीछे हट गया। अब वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो। 2 ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रेल्म के एक्सपर्ट ऐसे ही बिना किसी आवाज के गायब हो गए, यहां तक कि उनका प्रीमोडियल स्पिरिट भी भाग नहीं पाया। ये किसी साधारण इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। झाओ चंगहाई जोर से गरजा, तुमने अपनी कल्टीवेशन छिपा रखी है, आखिर तुम हो कौन? झाओ चंगहाई जोर से गरजा। उसके आसपास खड़े दर्जनों गोल्डन आर्मर गार्ड्स तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन में खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अब उनके चेहरे पर पहले वाला घमंड बिल्कुल भी नहीं बचा था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तो बस जड़ी बूटियां में इकट्ठा करने वाला एक छोटा सा मेडिसिन बॉय हूं। मैंने अपने हाथों पर लगी धूल झाड़ी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ एक कदम आगे बढ़ गया। मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी घास साफ करने का काम बिगाड़ दिया है और इस बात से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। झाओ चंगहाई ने गुस्से में कहा, कितना घमंडी है। मान लिया कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत है तो उससे क्या हो जाएगा? आज 9 हेवंस डिवाइन हॉल के सेकंड एल्डर खुद आसमान में मौजूद हैं। अगर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम्हारी मौत तय है। झो कांगहाई बाहर से बहादुरी दिखाते हुए जोर से चिल्लाया। साथ ही उसने अपनी बाहों में से एक सुनहरी जेड स्वॉर्ड निकाली। वह उसे तोड़कर संदेश भेजना चाहता था, लेकिन उसका हाथ जोर लगाने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह जितनी भी कोशिश करता अपने शरीर को जरा सा भी हिला नहीं पा रहा था। झाओ चंगहाई ने घबराकर चिल्लाया, सेकंड एल्डर, मुझे बचाइए। झाओ चंगहाई पूरी ताकत से चीख उठा। उसी पल आसमान में अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान को दोनों हाथों से चीर दिया हो। उस दरार में से सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर सामने आ गया। उसका हर कदम पड़ते ही आसपास का स्पेस लहरों की तरह हिलने लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय दुनिया के सारे नियम भी उसी की चाल के साथ चल रहे हों। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा गुस्से से गरजा, ये इंटीग्रेशन रियलम का महान एक्सपर्ट है। आखिर कौन है जो मेरे 9 हेवंस डिवाइन हॉल के सामने इतनी हिम्मत दिखा रहा है? सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा नीचे खड़े लोगों को घूरते हुए गरजा। उसकी आवाज किसी विशाल घंटे की तरह गूंज रही थी, जिससे मेडिसिन किंग वैली का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी जोर जोर से कांपने लगा। लेकिन मैंने उसकी तरफ सिर उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने बस अपनी 5 उंगलियां हल्के से मोड़ी। धड़ाम! हवा में लटका झाओ चंगहाई और उसके साथ मौजूद वे दर्जनों गोल्डन आर्मर गार्ड्स एक ही पल में हवा के बीच फट गए। वे एक शानदार खून की आतिशबाजी बनकर चारों तरफ बिखर गए। उनकी एक भी सोल बाकी नहीं बची। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा गुस्से से दहाड़ा, मौत बुला रहे हो। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा गुस्से से दहाड़ उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने आने के बाद भी सामने वाला इतनी बेझिझक सबको मार देगा। ये तो सीधे सीधे 9 हेवंस डिवाइन हॉल की बेइज्जती थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया। उसके हाथ के साथ ही आसमान को ढक देने वाला एक विशाल सुनहरा हाथ प्रकट हो गया। उसके अंदर अनगिनत बिजली की ताकत भरी हुई थी और वह पूरी रफ्तार से मेरी तरफ गिर पड़ा। लिन वानक्यू ने घबराकर चिल्लाया, लिनफान, जल्दी हट जाओ। लिन वानक्यू घबराकर चिल्लाई। वह अपने शरीर से मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और दूसरे हाथ से बस आराम से अपनी आस्तीन हिला दी। धड़ाम! वह सुनहरा विशाल हाथ जो पूरे मेडिसिन किंग वैली को मिटा सकता था, मेरी आस्तीन से उठी हल्की सी हवा से टकराते ही ऐसे गायब हो गया जैसे तेज धूप में बर्फ पिघल जाती है। इतना ही नहीं, उस हवा की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। वह सीधे सफेद कपड़ों वाले बूढ़े के शरीर से होकर गुजर गई। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा अविश्वास से बोला, ये कैसे संभव है? वह सिर्फ इतनी ही बात कह पाया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर ऐसे गायब हो गया मानो किसी ने उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया हो। वह हमेशा के लिए स्पेस के अंदर से लापता हो गया। यहां तक कि हवा में बची हुई स्पिरिचुअल पावर की आखिरी लहर भी मेरी उस एक आस्तीन के झटके से पूरी तरह मिट गई। मेडिसिन किंग वैली के अंदर और बाहर हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जड़ होकर खड़ा रह गया। एक इंटीग्रेशन रेल्म का महान एक्सपर्ट, 9 हेवंस डिवाइन हॉल का सेकंड एल्डर, उसे एक ऐसा साधारण मेडिसिन बॉय जो हर दिन झाड़ू लगाता और घास साफ करता था, उसने बस अपनी आस्तीन एक बार हिलाई और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर कोई यह बात बाहर जाकर बताए तो कौन उस पर यकीन करेगा? लिन वानक्यू ने हैरानी से पूछा, लिन फैन, क्या तुम सच में लिन फैन ही हो? लिन वानक्यू मुझे हैरानी से देखती रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे और यकीन न कर पाने से भरी हुई थीं।
उसकी यादों में लिन फैन वही लड़का था जिसे 3 साल पहले उसने लाशों के ढेर में से निकालकर बचाया था। उस समय उसकी मेरिडियंस पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे तो सबसे साधारण सांस लेने की टेक्निक भी नहीं आती थी। उसकी इज्जत बनी रहे इसलिए लिन वन क्यू ने उसे पीछे वाले पहाड़ पर मेडिसिन बॉय बनाकर रहने दिया था। लेकिन अब जिसे उसने 3 साल तक अपनी सुरक्षा में रखा था, आज उसी तथाकथित बेकार इंसान ने ऐसी ताकत दिखाई थी जो उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था वैली मास्टर जहां होगी मैं भी वहीं रहूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों की ठंडक पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ बेशुमार नरमी बची थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे हुए बालों को धीरे से ठीक किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन कुछ मक्खियां हमेशा हमें परेशान करने चली आती हैं। मैं जाकर ये कूड़ा साफ करके आता हूं। लिन वनक्यू ने घबराकर कहा, रुको, तुम कहां जा रहे हो? लिन वनक्यू का दिल एकदम घबरा उठा। उसने बिना सोचे समझे मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। वह मेरी ताकत देखकर हैरान जरूर थी, लेकिन वह 9 हेवंस डिवाइन हॉल की असली ताकत भी अच्छी तरह जानती थी। वहां ग्रेट एस्केंशन रियलम का एंसेस्टर खुद मौजूद था और उनका गॉड रियलम से भी गहरा संबंध था। वह कोई साधारण ताकत नहीं बल्कि एक बेहद बड़ा सुपर फोर्स था। मैंने शांत स्वर में कहा, 9 हेवंस डिवाइन हॉल। मैंने हल्के से उसके हाथ पर थपकी दी और उसे चिंता न करने का इशारा किया। मैंने आगे कहा, कुछ हिसाब बराबर करना बाकी है। यही मेरा इंतजार करना। जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हरी सब्जी वाली खिचड़ी चाहिए। इतना कहकर मेरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आखिर में वह सुनहरी रोशनी के अनगिनत कणों में बदल गया और पूरे आसमान में गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी स्पेस में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। लिन वानक्यू ने अपने खाली हाथों की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू निराशा के नहीं थे, बल्कि पहली बार उसे ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसी समय 9 हेवंस डिवाइन हॉल पूरी तरह सजाया जा चुका था। हर तरफ जश्न का माहौल था। 9 हेवंस डिवाइन हॉल के अधीन आने वाले अनगिनत सेक्ट्स और फोर्सेस बधाई देने पहुंचे थे, क्योंकि आज 9 हेवंस डिवाइन हॉल के होली सन जियांग वूजी की शादी का दिन था। सुना गया था कि दुल्हन मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर है, जिसके पास मिरियड मेडिसिन सीक्रेट बॉडी है। एक बार होली सन उसे अब्सॉर्ब कर ले तो वह अपनी मौजूदा सीमा तोड़कर नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर जीनियस बन जाएगा। हॉल में मौजूद सभी लोग चापलूसी करते हुए बोले, होली सन सच में आसमान का चुना हुआ जीनियस है। आज के बाद हम सब अपनी जान देकर भी आपकी सेवा करेंगे। पूरे हॉल में चापलूसी की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। जांग वूजी सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठा था। उसने लाल रंग का शानदार विवाह का चोगा पहन रखा था। उसके चेहरे पर घमंड और जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नजर में मेडिसिन किंग वैली तो पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी और लिन वनक्यू भी आखिरकार उसकी बाहों में होगी। वह उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने का सिर्फ एक टूल बनकर रह जाएगी। एक शिष्य घबराकर चिल्लाया, रिपोर्ट। उसी समय एक शिष्य घबराया हुआ भागता हुआ हॉल के अंदर आया। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जांग वूजी ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आज इस होली सन की शादी का दिन है? जांग वूजी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए नाखुशी से ठंडी आवाज में कहा। वह शिष्य घबराकर बोला, रिपोर्ट, होली सन, सेकंड एल्डर और पूरी शादी की बारात के सोल टैबलेट्स अभी अभी एक साथ टूट गए हैं। मेडिसिन किंग वैली में कुछ बहुत बड़ा हो गया है। जांग वूजी हैरानी से बोला, क्या? ये सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। बधाई देने आए सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर किसी की आंखों में गहरा सदमा था। सेकंड एल्डर तो इंटीग्रेशन रियलम पीक का एक्सपर्ट था। इस दुनिया में ऐसा कोई बहुत कम था जो उसका कुछ बिगाड़ सके। फिर वह कैसे मर सकता था? और सोल टैबलेट का टूटना मतलब था उसकी बॉडी और सोल दोनों पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हैरानी से कहा, ये किसने किया? मेडिसिन किंग वैली की ताकत तो कब की खत्म हो चुकी है। क्या किसी दूसरी ताकत ने बीच में दखल दिया है? जांग वूजी अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके शरीर से बेहद डरावनी किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। उसकी इंटीग्रेशन रेल्म अर्ली स्टेज की कल्टीवेशन पूरी तरह सामने आ गई। इतना भारी प्रेशर था कि हॉल की हवा तक जैसे जम गई। वह शिष्य कांपती आवाज में बोला, हमें नहीं पता, लेकिन सभी सोल टैबलेट्स एक ही समय पर टूटे हैं। इसका मतलब उन्हें बहुत कम समय में एक ही इंसान ने मार दिया। उन्हें संदेश भेजने का मौका तक नहीं मिला। वह शिष्य कांपती आवाज में बोला। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। जांग वूजी गुस्से से दहाड़ा, कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसने 9 हेवंस डिवाइन हॉल के लोगों को मारा है, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जाओ, फर्स्ट एल्डर और थर्ड एल्डर को बुलाओ। मैं खुद सेना लेकर निकलूंगा और मेडिसिन किंग वैली को खून से भर दूंगा। जांग वूजी गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हॉल के ऊपर का स्पेस अचानक जोर जोर से मुड़ने लगा। उसी समय हर किसी के कानों में एक बेहद शांत आवाज गूंजी। मैंने शांत स्वर में कहा,
जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। सभी लोगों ने एक साथ सिर उठाकर ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि हॉल के ऊपर वाले स्पेस में मोटे सूती कपड़े पहने एक नौजवान दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हवा में खड़ा था। उसके शरीर से जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पीछे एक विशाल ट्रू ड्रैगन की परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। वह इतनी विशाल थी कि मानो पूरे आसमान को ढक ले। उसे निकल रही ड्रैगन प्रेशर ने वहां मौजूद हर एक्सपर्ट की सोल तक हिला दी। कई लोगों के पैर अपने आप कांपने लगे। वे घुटनों के बल गिरने से खुद को मुश्किल से रोक पा रहे थे। जांग वूजी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम आखिर हो कौन? जांग वूजी ने गंभीर चेहरे के साथ मुझे घूरा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर ऐसी खतरनाक मौजूदगी थी जो ऊपर से नीचे पूरी दुनिया को देखती हो। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, लिन फैन, मेडिसिन किंग वैली का घास साफ करने वाला, मैंने शांत आवाज में कहा। फिर एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल मैं सीधे हॉल के बीचों बीच पहुंच गया। मेरे पैर के व्हाइट जेड से बने फर्श पर पड़ते ही एक हल्की सी आवाज आई। उसी पल पूरी 9 हेवंस माउंटेन जोर से कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने असली मालिक का स्वागत कर रही हो। हॉल में मौजूद एक इंटीग्रेशन रेल्म एक्सपर्ट गुस्से से चिल्लाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक मामूली मेडिसिन बॉय हमारे 9 हेवंस डिवाइन हॉल में घुसने की हिम्मत करता है? मर जाओ। हॉल में मौजूद कई इंटीग्रेशन रेल्म के मेहमान जांग वूजी को खुश करने के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अगले ही पल वे सभी एक साथ मुझ पर हमला कर बैठे। उनकी भयानक मैजिक पावर अलग अलग डिवाइन टेक्निक्स में बदल गई और चारों तरफ से मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत शोर मचा रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्के से 2 शब्द कहे। उसी पल मेरे शरीर को केंद्र बनाकर एक अदृश्य ट्रू ड्रैगन साउंड वेव चारों तरफ फैल गई। जैसे ही उन इंटीग्रेशन रेल्म एक्सपर्ट्स की डिवाइन टेक्निक्स उस साउंड वेव से टकराई, वे उसी पल पूरी तरह टूट गईं। इतना ही नहीं, उनके शरीर भी कागज की तरह बिखरने लगे और देखते ही देखते वे पूरी तरह शून्य में बदल गए। उनमें से एक भी खून की बूंद नहीं गिरी। पूरे हॉल में एक के बाद एक ठंडी सांसें लेने की आवाजें गूंज उठीं। जो मेहमान अभी कुछ देर पहले मुझ पर हमला करने की सोच रहे थे, उनके चेहरे पल भर में सफेद पड़ गए। वे घबराकर लुढ़कते हुए पीछे हटने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी इसकी चपेट में ना आ जाएं। हॉल में मौजूद एक मेहमान डर के मारे बोला, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो मौत का देवता है। जांग वूजी ने गंभीर स्वर में कहा, महाशय, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, फिर एक छोटे से मेडिसिन किंग वैली के लिए हमारे 9 हेवंस डिवाइन हॉल से दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? अगर आप अभी पीछे हट जाएं तो हमारा 9 हेवंस डिवाइन हॉल आपको सबसे सम्मानित मेहमान बनाएगा। कल्टीवेशन टेक्निक्स हो या पिल्स, जो चाहें आप चुन सकते हैं। जांग वूजी ने अपने दिल के डर को जबरदस्ती दबाते हुए गंभीर आवाज में कहा। वह जानबूझकर समय खींच रहा था, क्योंकि वह पहले ही चुपके से 9 हेवंस डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर और बंद कमरे में कल्चरेशन कर रहे एंसेस्टर को खबर भेज चुका था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुमने उस इंसान को छू लिया जिसे तुम्हें कभी छूना नहीं चाहिए था, इसलिए आज यहाँ मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मेरे चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस एक साधारण सच बता रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। मेरी हथेली के बीचों बीच सुनहरी ट्रू ड्रैगन फ्लेम की एक लौ चुपचाप जल रही थी। फर्स्ट एल्डर गुस्से से दहाड़ा, हद कर दी, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमारे 9 हेवंस डिवाइन हॉल में कोई नहीं बचा? उसी समय एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। एक दुबला पतला बूढ़ा अचानक जांग वूजी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से ग्रेट एस्केंशन रियलम 7th लेयर की बेहद डरावनी आभा निकल रही थी। वह 9 हेवंस डिवाइन हॉल का फर्स्ट एल्डर था और बाहर की दुनिया में वही 9 हेवंस डिवाइन हॉल का सबसे ताकतवर एक्सपर्ट माना जाता था। जांग वूजी खुशी से चिल्लाया, फर्स्ट एल्डर, जल्दी इसे मार डालिए। जांग वूजी उसे देखकर खुशी से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही फर्स्ट एल्डर की नजर मेरी हथेली में जल रही उस सुनहरी आग पर पड़ी, उसका पूरा शरीर मानो बिजली गिरने से जम गया। उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह सफेद पड़ गया। फर्स्ट एल्डर कांपती आवाज में बोला, 9 हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम, तुम ड्रैगन क्लैन के एम्परर हो? नहीं, तुम तो सुप्रीम ड्रैगन एम्परर हो। फर्स्ट एल्डर की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर और हैरानी थी। हजारों साल जी चुके उस बूढ़े ने एक एंशिएंट बुक में ड्रैगन एम्परर के बारे में पढ़ा था, सभी डीमन क्लैंस का शासक जो सभी हेवनली फ्लेम्स पर राज करता है और जिसकी एक सोच से सितारे भी टूट सकते हैं। जांग वूजी हैरानी से बोला, क्या ड्रैगन एम्परर? जांग वूजी पूरी तरह सुन्न रह गया। हॉल में मौजूद बाकी सभी लोग भी पत्थर की तरह जमे रह गए। किसने सोचा था कि मेडिसिन किंग वैली में घास साफ करने वाला यह साधारण सा लड़का असल में वह महान सुप्रीम ड्रैगन एम्परर होगा जिसके नाम से पूरे संसार कांपते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, बीती हुई बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं, गलती की है तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। मैंने शांत आवाज में कहा, फिर अपनी उंगली हल्के से हिलाई। मेरी हथेली में जल रही 9 हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम पल भर में एक विशाल सुनहरे फायर ड्रैगन में बदल गई।
वह जोर से दहाड़ती हुई सीधे नाइन हेवंस डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर की तरफ टूट पड़ी। फर्स्ट एल्डर निराशा से चीखा, नहीं एंसेस्टर, मुझे बचाइए। फर्स्ट एल्डर ने निराशा से भरी एक चीख निकाली। उसने अपना लाइफ बाउंड मैजिक ट्रेजर निकालकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नाइन हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम के सामने उसकी हर कोशिश बेकार थी। सुनहरे फायर ड्रैगन ने पल भर में उसे निगल लिया। सिर्फ एक सांस लेने जितने समय में पूरे इलाके में मशहूर वह ग्रेट एस्केंशन रियलम 7th लेयर का एक्सपर्ट पूरी तरह राख बन गया। उसका एक भी निशान बाकी नहीं बचा। जैंग वूजी डर के मारे चिल्लाया, एंसेस्टर, मेरी जान बचाइए। जांग वूजी पूरी तरह टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह एक के बाद एक जेड टैलिस्मन्स तोड़ने लगा। उसी समय हॉल की सबसे अंदर वाली जगह से एक बेहद डरावनी आभा जाग उठी। वह ग्रेट एस्केंशन रियलम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह नाइन हेवंस डिवाइन हॉल का सालों से बंद कल्टीवेशन में बैठा 3 ट्रिब्यूलेशंस लूस इमॉर्टल एंसेस्टर था। लूस इमॉर्टल एंसेस्टर ने गहरी आवाज में कहा, दो फ्रेंड, कृपया हाथ रोक लीजिए। एक गहरी सांस के साथ सफेद बालों वाले एक बूढ़े की परछाई हॉल के ऊपर दिखाई दी। उस परछाई के शरीर से हल्की हल्की इमॉर्टल ऑनरा निकल रही थी। वह ऊपर से मुझे देखते हुए बोला। लूज इमॉर्टल एंसेस्टर ने शांत स्वर में कहा, दो फ्रेंड, आप सुप्रीम ड्रैगन एम्परर हैं, फिर हमारे जैसे जूनियर्स के साथ अपना स्तर नीचे लाने की क्या जरूरत है। आज जो कुछ हुआ उसमें हमारा नाइन हेवंस डिवाइन हॉल हार मानता है। हम मेडिसिन किंग वैली के हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। बस गॉड डोमेन की इज्जत रखते हुए मेरे उस शिष्य की जान बख्श दीजिए। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, भरपाई? क्या तुम लोग उसकी कीमत चुका सकते हो? मैंने ठंडी हंसी हंसी, फिर अपना दायां हाथ जोर से लहराया। सुनहरा फायर ड्रैगन एक बार फिर जोर से दहाड़ा और सीधे जियांग वूजी को अपनी आग में लपेट लिया। उसकी दर्द भरी चीखों के बीच वह घमंडी डिवाइन क्लैन का होली सन एक पल में पूरी तरह शून्य बन गया। हवा में तैर रही उस लूज इमॉर्टल एंसेस्टर की परछाई गुस्से से कांप उठी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना जरा सी हिचकिचाहट के उसे कोई इज्जत दिए बिना ही जांग वूजी को मार डालूंगा। लूज इमॉर्टल एंसेस्टर गुस्से से बोला, तुमने उसे मार डाला। लूज इमॉर्टल एंसेस्टर गुस्से से दहाड़ा, गॉड डोमेन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बहुत शोर मचा रहे हो। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो गॉड डोमेन के लोगों को मेरे पास भेज देना, लेकिन उससे पहले इस नाइन हेवंस डिवाइन हॉल के अब जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसी पल मेरे शरीर के अंदर बह रहा ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह जाग उठा। मेरी कमर पर लटकी वह जंग लगी छोटी सी कुदाल एक पल में बदलकर 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो बन गई। उससे अनगिनत ड्रैगन ऑनरा निकल रही थी। मैंने उस सुनहरी कुदाल को पकड़कर नीचे मौजूद 9 हेवंस माउंटेन की तरफ हल्के से एक वार किया। गड़गड़गड़ एक ऐसी जोरदार आवाज गूंजी जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार साल पुरानी 9 हेवंस माउंटेन उस एक वॉर से बीचों बीच 2 हिस्सों में बंट गई। भयानक ट्रू ड्रैगन फ्लेम चारों तरफ फैल गई और पूरे 9 हेवंस डिवाइन हॉल को राख के ढेर में बदल दिया। शादी में आए ज्यादातर मेहमान और 9 हेवंस डिवाइन हॉल के बाकी शिष्य ड्रैगन फ्लेम की लपटों में बुरी तरह मारे गए। जो कुछ बचे भी वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां तक कि उस लूज इमॉर्टल एंसेस्टर की परछाई भी ड्रैगन फ्लेम में जलकर पल भर में पूरी तरह टूट गई। ये सब करने के बाद मैंने 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो वापस समेट ली और उसे फिर से उसी जंग लगी छोटी सी कुदाल में बदलकर कमर पर टांग लिया। मैंने अपने कपड़ों पर जमी धूल झाड़ी, फिर मुड़कर आराम आराम से मेडिसिन किंग वैली की तरफ चल पड़ा। 9 हेवंस डिवाइन हॉल तो खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी 6th सेंस मुझे बता रही थी कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वह तथाकथित इमॉर्टल रेल्म गॉड डोमेन शायद इससे भी बड़ी किसी साजिश की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी लिन वनक्यू का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब मैं मेडिसिन किंग वैली वापस पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। लिन वनक्यू वैली के दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे बिना किसी चोट के वापस आते देखा, उसने राहत की लंबी सांस ली और बिना कुछ सोचे सीधे दौड़कर मुझसे लिपट गई। लिन वनक्यू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक हो? सच में ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी बाहों में उसकी गर्माहट महसूस की और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो मेरे कपड़ों की एक सिलवट तक नहीं बिगड़ी। लिन वनक्यू शर्म से हल्का सा लाल हो गई। वह धीरे से मेरी बाहों से अलग हुई। फिर मेरे चेहरे पर वही बेपरवाह मुस्कान देखकर उसने नाराज होने का नाटक करते हुए मुझे घूरा। लिन वनक्यू ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, तुम्हें बस हीरो बनने का शौक है। चलो अंदर आओ, हरी सब्जियों वाली खिचड़ी तैयार है, चलो खाना खाते हैं। मैं मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे वैली के अंदर चल पड़ा। मेडिसिन किंग वैली की रात हमेशा की तरह शांत थी। चारों तरफ बस घास में छिपे कीड़ों की आवाज गूंज रही थी और रसोई से आती हल्की सी खाने की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। यही वही सादा और शांत जिंदगी थी
जिसकी मैं हमेशा से तलाश कर रहा था। भले ही इस शांत जिंदगी के नीचे कितनी भी उथल पुथल छिपी हो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। रात का खाना खाने के बाद मैं अकेला पीछे वाले पहाड़ पर बनी बांस की छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठा था। मेरे हाथ में वही प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट था। चांदनी में वह जेड पेंडेंट हल्की और नरम रोशनी बिखेर रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसके अंदर लिन वैंक्यू की सोल ओरिजिन का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद था। यह उसकी सबसे कीमती चीज थी, लेकिन उसने बिना जरा सी हिचकिचाहट के वह मुझे दे दी। मैंने धीमे से कहा, पगली। मैंने धीरे से उस जेड पेंडेंट को सहलाया। मेरे शरीर के अंदर बह रही ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन में हल्की सी हलचल हुई। मैं अच्छी तरह जानता था कि आज 9 हेवंस डिवाइन हॉल के खत्म होने के बाद गॉड डोमेन जरूर गुस्से से भर उठेगा। यहां तक कि मेरे पुराने दुश्मन भी मुझे ढूंढते हुए आ सकते हैं। 3 साल पहले मैंने जबरदस्ती हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना किया था। उस दौरान मेरे दुश्मनों ने मेरी सोल को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया था। अगर लिन वनक्यू ने मुझे ना बचाया होता तो आज इस दुनिया में ड्रैगन एम्परर नाम की कोई चीज ही नहीं बचती। इस एहसान का कर्ज मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी चुकाना होगा। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक स्पेस में बहुत हल्की सी लहर उठी। वह इतनी छिपी हुई थी कि अगर मैं ड्रैगन एम्परर ना होता तो शायद उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाता। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने शांत आवाज में कहा, लगता है ये मक्खियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बाहर आ जाओ, मैंने शांत आवाज में कहा। मेरी नजर बांस के जंगल के अंदर एक अंधेरे कोने पर टिक गई। उसी समय सामने एक काला धुआं धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। कुछ ही पल बाद उस काले धुएं में से एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह एक घुटने के बल झुक गया। उसका रवैया बेहद सम्मान से भरा हुआ था। हायू ने सम्मान से कहा, आपका अधीनस्थ हायू ड्रैगन एम्परर महाराज को प्रणाम करता है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम ब्लैक ऑब्सिडियन पवेलियन के हो? मैंने उस परछाई को देखते हुए हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ब्लैक ऑब्सिडियन पवेलियन कभी ड्रैगन क्लैन की सबसे गुप्त शैडो गार्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। 3 साल पहले हुई उस लड़ाई के बाद मुझे लगा था कि वे सभी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हायू ने आदर से कहा, महाराज, आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। 3 साल पहले ड्रैगन जेड में बदलाव आने के बाद फर्स्ट प्रिंस ने गॉड डोमेन के साथ मिलकर आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब वे हर जगह आपका पता लगा रहे हैं। 9 हेवंस डिवाइन हॉल के नष्ट होने की खबर गॉड डोमेन तक पहुंच चुकी है। फर्स्ट प्रिंस को बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि यह सब आपने किया है। महाराज, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए और अपनी ताकत फिर से इकट्ठी कीजिए। हायू की आवाज में साफ घबराहट थी। उसकी बातों में मेरे लिए गहरी चिंता झलक रही थी। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, लिन वुजी, मेरा वो प्यारा बड़ा भाई। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मेरी गहरी आंखों में जानलेवा किलिंग इंटेंट चमक उठी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर उस समय उसने छिपकर मुझे झर न दिया होता और गॉड डोमेन के कई इमॉर्टल एम्परर्स के साथ मिलकर मुझ पर हमला न किया होता तो आज मेरी सोल लगभग टूटने की हालत में कभी न पहुंचती। उस हिसाब का जवाब मैं उससे एक दिन जरूर लूंगा। अभी नहीं। मेरे शरीर में लगी सेल अभी पूरी तरह नहीं टूटी है। अभी अपने आप को सबके सामने दिखाने का समय नहीं आया। तुम वापस जाओ और बाकी भाइयों से कह दो, फिलहाल कोई भी कदम नहीं उठाएगा जब तक मेरा आदेश न मिले। कोई भी अपनी पहचान उजागर नहीं करेगा। हायू ने घबराकर कहा, लेकिन महाराज, गॉड डोमेन की तरफ से पहले ही 2 सेकंड ऑर्डर लूस इमॉर्टल्स और एक 3rd ऑर्डर लूस इमॉर्टल इस लोअर रियल्म की तरफ भेजे जा चुके हैं। उनका निशाना सीधे मेडिसिन किंग वैली है। आपकी सुरक्षा। मैंने बेपरवाही से कहा, लूस इमॉर्टल्स, बस इतनी सी बात। एक आएगा तो एक को मारूंगा, 2 आएंगे तो दोनों को खत्म कर दूंगा। अब जाओ। मैंने हल्के से हाथ हिलाया। मेरी आवाज में ऐसा दबदबा था मानो मैंने उन लूज इमॉर्टल्स को कभी गिना ही ना हो। हायू ने आदर से कहा, जी, आपका आदेश सिर आंखों पर। महाराज, अपना ख्याल रखिए। हायू समझ गया कि मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर हल्का सा हिला और वह फिर से उसी काले धुएं में समाकर गायब हो गया। बांस का जंगल एक बार फिर पूरी तरह शांत हो गया। मैंने आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखा और मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गॉड डोमेन के कीड़ों, जब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं यहीं मेडिसिन किंग वैली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले आधे महीने तक मेडिसिन किंग वैली में लंबे समय बाद फिर से शांति लौट आई। 9 हेवंस डिवाइन हॉल के खत्म होने की खबर पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल चुकी थी। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड इस घटना से हिल गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर वह छिपा हुआ महान एक्सपर्ट कौन था जिसने यह सब कर दिखाया। लेकिन यह सब करने वाला असली इंसान इस समय भी वही जंग लगी छोटी सी कुदाल लेकर मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले पहाड़ की औषधि वाली जमीन में आराम से घास साफ कर रहा था। लिन वनक्यू ने आवाज लगाकर पूछा, लिन फैन, इस 1000 साल पुराने ब्लड जिनसिंग को कैसे निकालूं? मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। थोड़ी दूर लिन वनक्यू लाल रंग के ब्लड जिनसिंग के सामने बैठी मुंह फुलाए मुझे आवाज लगा रही थी।
इस समय उसके अंदर मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर वाला ठंडा और रौबदार अंदाज बिल्कुल भी नहीं था। वह तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई शर्मीली जूनियर सिस्टर अपने सीनियर ब्रदर से कुछ सीख रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम गलत तरीके से ताकत लगा रही हो। पहले ट्रूची से उसकी जड़ को पूरी तरह ढक लो, फिर धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर की तरफ निकालो। ऐसे मैं उसके पास जाकर बैठ गया और हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगा। हमारे हाथ हल्के से एक दूसरे को छू गए। लिन वांग्क्यू का शरीर हल्का सा सख्त हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा पल भर में लाल हो गया, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि पूरे ध्यान से वही तरीका सीखने लगी। लिन वांग्क्यू ने उत्सुकता से पूछा, लिन फान, आखिर तुम्हारी असली ताकत कितनी है? तुम तो इंटीग्रेशन रेल्म के एक्सपर्ट्स को भी पल भर में मार देते हो। मेरी जानकारी में इस दुनिया का सबसे ताकतवर एक्सपर्ट भी ज्यादा से ज्यादा ग्रेट एस्केंशन रियलम 7th लेयर तक ही है। लिन वांग्क्यू ने ब्लड जिनसिंग निकालते हुए उत्सुकता से पूछा। इन दिनों साथ रहते रहते वह मेरी ताकत की आदी तो हो गई थी, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने हल्की सी झेपी हुई मुस्कान के साथ कहा, शायद ग्रेट एस्केंशन रियलम से बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने अपनी नाक छूते हुए हल्की सी झेपी हुई मुस्कान दी। अगर उसे पता चल जाए कि मैं कभी पूरे संसार को डराने वाला सुप्रीम ड्रैगन एम्परर था, तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। शायद वह डरकर मुझे मेडिसिन किंग वैली से ही बाहर निकाल दे। लिन वांग्क्यू ने बनावटी नाराजगी से कहा, फिर से बात घुमा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। लिन वांग्क्यू ने बनावटी नाराजगी से कहा। फिर वह निकाले हुए ब्लड जिनसेन को लेकर दूसरी तरफ लगाने चली गई। मैं उसके जोश से भरे पीछे जाते हुए कदमों को देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि एक बेहद खतरनाक आभा बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। उसी समय बिना किसी को पता चले आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। हवा में बिजली की एक अजीब और डरावनी आभा फैलने लगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार गॉड डोमेन के कुत्ते आ ही गए। धड़ाम! अचानक एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जिसने पूरे आसमान को हिला दिया। पल भर में पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। स्पेस के ऊपर 3 बेहद डरावनी परछाइयां बाहर निकलकर सामने आ गईं। वे जितना भी एक कदम आगे बढ़ाते, पूरा आसमान और धरती मानो उनका भार सह नहीं पा रहे थे। उनके चारों तरफ भयानक बिजली घूम रही थी। वह लूस इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन की बची हुई विनाशकारी ताकत थी। तीनों लूस इमॉर्टल्स में से एक ने ठंडी आवाज में कहा, मेडिसिन किंग वैली का इंसान लिन फान, तुमने डीमंस के साथ मिलकर हमारे डिवाइन हॉल को बर्बाद किया और हमारे होली सन को मार डाला। तुम्हारा अपराध माफ करने लायक नहीं है। आज हम डिवाइन किंग के आदेश से आए हैं तुम्हारे पूरे कुनबे को खत्म करने। एक भी इंसान, यहां तक कि कोई जानवर भी जिंदा नहीं बचेगा। वह ठंडी और बेरहम आवाज गरजते हुए पूरे महाद्वीप में फैल गई। जिसने भी वह आवाज सुनी, उसकी सोल डर से कांप उठी। लोग अपने आप घुटनों के बल गिरने लगे और डर से कांपने लगे। तीनों लूस इमॉर्टल्स ने अपनी पूरी ताकत बिना किसी रोक टोक के छोड़ दी। उनकी सारी प्रेशर सीधे नीचे मौजूद मेडिसिन किंग वैली पर आ गिरी। लिन वांग्क्वी ने घबराकर कहा, लिन फैन, वे आ गए, अब हम क्या करेंगे? लिन वांग्क्वी घबराकर भागती हुई मेरे पास आ गई। हालांकि मेरी मदद से उसका मायरेड मेडिसिन सेक्रेट बॉडी धीरे धीरे जाग रहा था, फिर भी 3 लूज इमॉर्टल्स की प्रेशर उसके लिए अब भी बहुत ज्यादा थी। मैंने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी आंखों में बेरहम किलिंग इंटेंट चमक उठी। मैंने धीरे धीरे अपनी कमर से बंधी वह छोटी सी कुदाल खोलकर जमीन पर रख दी। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी। मेरे शरीर के अंदर बह रही ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन धीरे धीरे उबलने लगी। मैंने शांत स्वर में कहा, यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाकर वापस आता हूं। लिन वांग्क्यू ने जिद करते हुए कहा, नहीं, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिन वांग्क्यू ने जिद करते हुए मेरे कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पूरा भरोसा और अटल फैसला साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात मानो, ये लोग बहुत कमजोर हैं, इनके लिए तुम्हें हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है। मैं हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल मेरा शरीर वहीं से गायब हो गया। जब मैं दोबारा दिखाई दिया, तब मैं उन तीनों लूस इमॉर्टल्स के ठीक सामने खड़ा था। तेज हवा मेरी साधारण सूती पोशाक को जोर जोर से लहरा रही थी। मैं अकेला 3 घमंडी लूस इमॉर्टल्स के सामने खड़ा था। ऊपर से देखने पर मेरा शरीर बहुत साधारण और अकेला लग रहा था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड के उन सभी एक्सपर्ट्स की नजरों में मैं किसी आसमान को थामे खड़े देवता से कम नहीं लग रहा था। उन्हें अपने आप मेरे लिए सम्मान महसूस होने लगा। 3rd ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने तिरस्कार से कहा, तो तुम ही वह इंसान लिन फैन हो। आगे खड़े 3rd ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। उसे लगता था कि अगर मैं 9 हेवंस डिवाइन हॉल को मिटा पाया तो वह सिर्फ किसी ताकतवर एंशिएंट ट्रेजर की वजह से हुआ होगा। उसकी नजर में लूज इमॉर्टल्स के सामने बाकी सारी चीजें बेकार थीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा,
मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने उनसे बेकार की बातें करना भी जरूरी नहीं समझा, सीधे 4 शब्द कह दिए। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर छिपी ड्रैगन एम्परर ऑनरा फूट पड़ी। मैंने उसकी पूरी ताकत नहीं छोड़ी, सिर्फ उसका 10,000वां हिस्सा ही बाहर आया। लेकिन उतनी सी प्रेशर ने भी इस दुनिया के सारे नियमों को दबाकर रख दिया। थर्ड ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी डिवाइन बीइंग की ऑरा है। उस थर्ड ऑर्डर लूज इमॉर्टल का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छा गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पैर बुरी तरह कांप रहे हैं और उसका मन बार बार घुटनों के बल झुक जाने का कर रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब समझे? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल मेरा शरीर सुनहरी ड्रैगन शैडो में बदल गया और पल भर में उन दोनों सेकंड ऑर्डर लूज इमॉर्टल्स के सामने पहुंच गया। उनकी डरी हुई आंखों के सामने मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, एक एक हाथ से उनकी गर्दन पकड़ ली। भयानक ट्रू ड्रैगन पावर ने उसी पल उनके शरीर की सारी इमॉर्टल पावर को पूरी तरह बंद कर दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, टूट जाओ। मैंने जोर से दबाया और दोनों हाथ हल्के से मोड़ दिए। धड़ाम धड़ाम 2 तेज धमाके गूंजे। दोनों सेकंड ऑर्डर लूज इमॉर्टल्स के शरीर मेरे हाथों में ही चकनाचूर हो गए। भयानक ट्रू ड्रैगन फ्लेम ने पल भर में उनकी सोल्स को भी राख बना दिया। सिर्फ एक ही पल में 2 सेकंड ऑन ऑर्डर लूज इमॉर्टल्स पूरी तरह खत्म हो गए। थर्ड ऑन ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने डर से चीखते हुए कहा, तुम राक्षस हो। आगे खड़ा थर्ड ऑन ऑर्डर लूज इमॉर्टल पूरी तरह डर चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा डरावना इंसान कभी नहीं देखा था। मेरे लिए लूज इमॉर्टल्स को मारना मानो 2 कीड़ों को कुचलने जितना आसान था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत मुड़कर भागने लगा। वह स्पेस को चीरकर सीधे गॉड डोमेन लौट जाना चाहता था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जब यहां तक आ ही गए हो तो यहीं की खाद बन जाओ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, फिर अपने दाईं हाथ की 2 उंगलियों को तलवार की तरह आगे किया और उसके भागते हुए शरीर की तरफ हल्का सा वार किया। उसी पल आसमान तक पहुंचने वाली एक विशाल सुनहरी सोड ऑरा निकल पड़ी। उसने स्पेस को ही 2 हिस्सों में चीर दिया और वहां एक विशाल दरार बन गई। वह थर्ड ऑर्डर लूज इमॉर्टल ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाया था कि उसी एक वार से उसका शरीर बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में कट गया। भयानक सोड ऑरा ने उसकी बॉडी और सोल दोनों को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। उनका खून आसमान में बिखर गया और बारिश की तरह मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले पहाड़ पर गिरने लगा। उस खून के अंदर बेहद घनी स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी। सचमुच उसे खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इस समय आधे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स अपनी डिवाइन सेंस से इस लड़ाई को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि 3 लूज इमॉर्टल्स को सिर्फ 10 सांसों से भी कम समय में एक ही इंसान ने यूं ही मार डाला, तो हर कोई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आज के बाद मेडिसिन किंग वैली पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे पवित्र और अछूती जगह बन जाएगी। जो भी वहां आधा कदम भी रखने की हिम्मत करेगा, उसकी मौत तय होगी। उन तीनों चींटियों को खत्म करने के बाद मैं वापस जमीन पर उतर आया। मैंने सामने खड़ी थोड़ी सी खोई हुई लिन वैंक्यू की तरफ देखा, फिर थोड़ा शर्माते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। मैंने हल्की झेंपी हुई मुस्कान के साथ कहा, वो थोड़ा हाथ ज्यादा भारी हो गया। उनका खून पीछे वाले पहाड़ पर बिखर गया, लेकिन इससे शायद स्पिरिचुअल हर्ब्स और भी अच्छे उगेंगे। लिन वैंक्यू बस मुझे देखती रह गई। उसकी खूबसूरत आंखों में कई तरह के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह अब समझ चुकी थी कि यह आदमी ऊपर से चाहे कितना भी साधारण मेडिसिन बॉय क्यों न लगे, लेकिन उसका दिल और उसकी ताकत पूरे संसार को अपने अंदर समा सकती है। लिन वैंक्यू ने हल्की उदासी के साथ पूछा, लिन फान, क्या तुम सच में अब भी मुझे अपनी असली पहचान नहीं बताओगे? उसने हल्की उदासी के साथ पूछा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कौन हूं, लेकिन हर बात से अनजान रखे जाने का एहसास उसे तकलीफ देता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले भी कहा था, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से आखिर तक बता दूंगा, लेकिन अभी चलो खाना खाते हैं। इतनी देर से भाग दौड़ कर रहे हैं, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। मैंने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गाल को हल्के से दबाया। लिन वैंक्यू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। लिन वैंक्यू ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पहले से बता रही हूँ, आज रात मेरा चिकन लेग मत छीनना। लिन वैंक्यू मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उसके चेहरे की सारी उदासी पल भर में गायब हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लेकर बांस की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। हम दोनों का हाथों में हाथ डाले चलता हुआ वह नजारा देखकर मुझे महसूस हुआ कि यही पल मेरी पूरी जिंदगी की सबसे अनमोल याद बन जाएगा, चाहे भविष्य में पूरा संसार ही मेरा दुश्मन क्यों न बन जाए। मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रात और भी गहरी हो गई। मेडिसिन किंग वैली का पिछला पहाड़ हमेशा की तरह शांत था। मैं अकेला झोपड़ी की छत पर पद्मासन लगाकर बैठा था।
मेरी नजर ऊपर फैले अनगिनत तारों पर थी। मेरे शरीर के अंदर की ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन अब तक सिर्फ 1% ही खुली थी, लेकिन मेरे लिए यह अभी भी बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। मेरे पुराने दुश्मन शायद अब तक गॉड डोमेन की ओर निकल चुके होंगे। मुझे उनके पहुंचने से पहले जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत वापस हासिल करनी होगी। अगर सिर्फ लिन वन क्यू की सुरक्षा के लिए भी करना पड़े तो भी मुझे फिर से अपनी सबसे ऊंची ताकत तक पहुंचना ही होगा। मैं अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चलाने ही वाला था कि अचानक मेरी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि लिन वन क्यू का दिया हुआ जेड पेंडेंट अचानक कुछ अजीब तरह से प्रतिक्रिया करने लगा था। उसमें से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी और एक बेहद रहस्यमयी लहर चारों तरफ फैल रही थी। उस लहर के अंदर मुझे ड्रैगन क्लैन की बेहद हल्की लेकिन साफ ऑनरा महसूस हुई। मैंने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? लिन वांग्क्यू तो पूरी तरह ह्यूमन क्लैन से है, उसके जेड पेडेंट में ड्रैगन क्लैन की ऑरा कैसे हो सकती है? मैं अंदर से चौंक गया। मैंने तुरंत जेड पेडेंट बाहर निकाला और ध्यान से उसे देखने लगा। उस हल्की हरी रोशनी के अंदर एक बहुत पुराना और टूटा हुआ नक्शा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उस नक्शे के आखिर में एक बेहद गहरी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह ऑरा ड्रैगन क्लैन की एंसेस्ट्रल लैंड की थी। मैं अपने आप बुदबुदाया, ड्रैगन एम्परर टोकन। मैं अपने आप बोल उठा। मेरी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ भर गई। ड्रैगन एम्परर टोकन हर पीढ़ी के ड्रैगन एम्परर की सबसे अहम निशानी हुआ करती थी और वही ड्रैगन एम्परर की मूल ताकत को पूरी तरह खोलने की चाबी भी था। 3 साल पहले मुझे मजबूर होकर उसे स्पेस क्योसी में छोड़ना पड़ा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेडिसिन किंग वैली के हाथों में पहुंच जाएगा और लिन वांग्क्यू के मास्टर ने उसे प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट बनाकर उसी को दे दिया होगा। मैंने हैरानी से सोचा, क्या ये सब पहले से तय किस्मत का हिस्सा था? लगता है मेरी और इस पगली की किस्मत बहुत पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। मैं हल्के से मुस्कुराया। मेरी आंखों में सिर्फ नरमी और अपनापन था। अब जबकि ड्रैगन एम्परर टोकन का सुराग मिल चुका था तो यहाँ का सारा मामला खत्म होने के बाद मुझे उसे साथ लेकर ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम भी जाना होगा। उस दिन मैं फिर से ड्रैगन एम्परर की गद्दी पर वापस बैठूंगा और पूरे संसार पर राज करूंगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उससे पहले कुछ मक्खियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। मैंने ठंडी नजरों से आसमान के एक कोने की तरफ देखा। वहां से एक बेहद ताकतवर ऑरा बहुत तेजी से स्पेस रिफ्ट को पार करती हुई मेरी तरफ आ रही थी। वह ऑरा लूज इमॉर्टल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वह एक ट्रू इमॉर्टल था। मैंने मन ही मन कहा, लगता है गॉड डोमेन के वे बूढ़े लोग आखिरकार अब और इंतजार नहीं कर पाए। अब वे ट्रू इमॉर्टल को लोअर रेल्म में भेजना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी देखता हूँ इस मॉर्टल वर्ल्ड की रोक के नीचे तुम लोग अपनी असली ताकत का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे शरीर के अंदर 9 ड्रैगन्स डवोर हेवन आर्ट पागलों की तरह चलने लगी। एक के बाद एक सुनहरे ड्रैगन पैटर्न्स मेरे पूरे शरीर पर उभरने लगे। वे कभी दिखाई देते तो कभी गायब हो जाते। उनकी ताकत ने आसपास कई दर्जन ली तक के पूरे स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया। इस मेडिसिन किंग वैली की छोटी सी जमीन पर जो भी लिन वांग्क्यू को नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सुबह की हल्की हवा मेडिसिन किंग वैली के बांस के जंगल को छूती हुई बह रही थी। चारों तरफ पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। लिन वांग्क्यू ने नींद भरी आवाज में पूछा, लिन फान, आज तुम इतनी सुबह कैसे उठ गए? बांस की झोपड़ी से बाहर आई। वह आंगन में पहले से खड़े मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा बाहर घूमने का सही दिन है। मैं उसकी तरफ मुड़कर हल्के से मुस्कुराया। मेरी कमर पर लटकी वह छोटी सी कुदाल एक पल के लिए तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी, लेकिन अगले ही पल वह फिर से पहले जैसी साधारण दिखाई देने लगी। ऊपर से देखने पर सब कुछ हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि असली तूफान अब आने ही वाला है और मैं उसके लिए पहले से पूरी तरह तैयार था। उसी शांत सुबह अचानक आसमान से स्पेस के फटने की एक तेज आवाज गूंजी। एक ऐसी मौजूदगी सामने आई जो अब तक आए हर दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर और शाही थी। वह हरे रंग का लंबा चोगा पहने एक नौजवान था। उसके माथे के बीचों बीच सुनहरे ड्रैगन का निशान बना हुआ था। उसके पूरे शरीर से ऐसी दबदबे वाली ऑरा निकल रही थी कि बिना गुस्सा किए भी वह सब पर भारी लग रहा था। वह गॉड डोमेन के ड्रैगन क्लैन का एक एक्सपर्ट था। वह था लिन वूजी का अधीनस्थ। हरे चोगे वाले नौजवान ने घमंड से कहा, मैं गॉड डोमेन ड्रैगन क्लैन का एज़्योर ड्रैगन एनवॉय ड्रैगन एम्परर टोकन को वापस लेने आया हूं। इंसान लिन फैन, घुटनों के बल बैठो और आदेश स्वीकार करो। वह नौजवान हवा में खड़ा मुझे नीचे देख रहा था।
उसकी आंखों में सिर्फ घमंड और ठंडापन था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े उस हरे जेड पेंडेंट पर पड़ी, उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। एज़्योर ड्रैगन एनवॉय ने लालच भरी आवाज में कहा, ड्रैगन एम्परर टोकन सचमुच तुम्हारे पास है, उसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें पूरी लाश छोड़ दूंगा। मैंने उस हरे कपड़े वाले नौजवान की तरफ देखा, फिर मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन एम्परर टोकन चाहिए तो पहले यह देख लो कि उसे लेने की तुम्हारी किस्मत भी है या नहीं। मेरी बात पूरी होते ही मेरे शरीर के अंदर की ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह जाग उठी। अनगिनत सुनहरी ड्रैगन ऑरा आसमान की तरफ फूट पड़ी। पल भर में पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया। उस पल मैं अब मेडिसिन किंग वैली में घास साफ करने वाला साधारण मेडिसिन बॉय नहीं था। मैं था पूरे संसार को डराकर रखने वाला सुप्रीम ड्रैगन एम्परर। लिन वेंक्यू ने हैरानी से कहा, लिन वेंक्यू मेरे शरीर से निकल रही उस बेहद डरावनी ऑरा को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसी पल उसे सच में समझ आया कि 3 साल पहले उसने लाशों के ढेर से जिस लड़के को बचाया था वह आखिर कितना अकल्पनीय इंसान था। एज़्योर ड्रैगन एनवॉय ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर ड्रैगन एम्परर। वह एज़्योर ड्रैगन एनवॉय भी पूरी तरह सुन्न रह गया। उसे अपने ब्लड लाइन की गहराइयों से उठती हुई भयानक दबाव महसूस हो रही थी। वह ड्रैगन एम्परर की ऑरा थी। वह सभी ड्रैगन्स के सम्राट की ऑरा थी। उसके मन में विरोध करने का ख्याल तक नहीं आया। वह भयानक ड्रैगन प्रेशर उसे सीधे आसमान से नीचे पटक लाई। वह जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। एज़्योर ड्रैगन एनवॉय ने कांपते हुए कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वह कांपती हुई आवाज में चीख उठा। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके बारे में पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी सोल पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वह महान सुप्रीम ड्रैगन एम्परर अभी भी जिंदा होगा, और वह भी इस छोटे से मॉर्टल वर्ल्ड में। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, माफ कर दूं, अभी कुछ देर पहले तुम मेरे पूरे कुनबे को खत्म करने की बात कर रहे थे। मैंने ठंडी हंसी हंसी और धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में पकड़ी वह छोटी सी कुदाल पता नहीं कब बदलकर भयानक ड्रैगन ऑरा छोड़ने वाली 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो बन चुकी थी। मैं ऊपर से उसकी तरफ देख रहा था। मेरी आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी। एज़्योर ड्रैगन एनवॉय ने घबराकर कहा, नहीं, ये सब लिनवूजी उस गद्दार का आदेश था। इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपकी सेवा करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। एज़्योर ड्रैगन एनवॉय पागलों की तरह बार बार सिर झुकाकर जमीन पर मारने लगा। उसके माथे से खून बहने लगा। लेकिन सुप्रीम ड्रैगन एम्परर के सामने हर गद्दारी का हिसाब सिर्फ खून से चुकाया जाता है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, गद्दार, उसे गद्दार जैसी मौत ही मिलनी चाहिए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, फिर अपना दायां हाथ हल्के से घुमाया। 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो से निकलती हुई विनाशकारी ड्रैगन ऑरा सीधे उस एज़्योर ड्रैगन एनवॉय पर टूट पड़ी। एक ही पल में उसका पूरा अस्तित्व मिट गया। ना खून की एक बूंद बची, ना उसकी सोल का कोई निशान। वह पूरी तरह ड्रैगन ऑरा में समाकर शून्य बन गया। ये सब खत्म करने के बाद मैं मुड़ा और वहीं खड़ी लिन वनक्यू की तरफ देखा। वह अब भी वहीं स्तब्ध खड़ी थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, वनक्यू, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे इतने दिनों तक यह बात छिपाई। लिन वनक्यू की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले, लेकिन उसने मुझे जरा सा भी दोष नहीं दिया। वह सीधे दौड़कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। लिन वनक्यू ने भावुक होकर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन एम्परर हो या एक साधारण इंसान। जब तक तुम मेरे लिन फैन हो, बस वही मेरे लिए काफी है। मैंने उसकी बाहों की गर्माहट महसूस की। मेरे दिल की सारी ठंडक उसी पल गायब हो गई। मैंने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया और मन ही मन एक कसम खाई। मैंने मन ही मन कसम खाई, चाहे पूरा आसमान ही क्यों न टूट पड़े, मैं हर हाल में उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एज़्योर ड्रैगन एनवॉय की मौत की खबर जरूर गॉड डोमेन में बैठे लिनवूजी तक पहुंच जाएगी, और गॉड डोमेन के ड्रैगन क्लैन की असली ताकत किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। वहां कई ऐसे सुप्रीम एंसेस्टर्स भी थे जो लाखों करोड़ों सालों से जिंदा थे। उनकी ताकत साधारण ट्रू इमॉर्टल से भी बहुत आगे निकल चुकी थी। वे ग्रेट ही ट्रू इमॉर्टल जैसी भयानक रियलम तक पहुंच चुके थे। ऐसी विशाल ताकत का सामना करने के लिए मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर में लगी ट्रू ड्रैगन सील को पूरी तरह खोलना होगा और फिर से अपनी पीक स्ट्रेंथ पर लौटना होगा। मैंने मन ही मन कहा, लगता है अब ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम जाना और देर नहीं की जा सकती। मैंने अपनी बाहों में शांत हो चुकी लिन वनक्यू की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने नरमी से कहा, वनक्यू, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। वहीं मेरी ताकत वापस पाने की सबसे जरूरी चीज मौजूद है, लेकिन वह सफर बहुत खतरनाक होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लिन वनक्यू ने बिना झिझक कहा,
मैं चलूंगी। लिन वन क्यू ने बिना झिझक कहा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लिन वन क्यू ने सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखों में अटल विश्वास चमक रहा था। उसकी भरोसे से भरी नजरों को देखकर मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने अपनी बाह उसके पतले से कमर के चारों ओर रख दी, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। उसी पल स्पेस बीच से फट गया। हमारे सामने एक चौड़ा सुनहरा रास्ता खुल गया। अगले ही पल हम दोनों उसी रास्ते के अंदर समा गए और मेडिसिन किंग वैली से पूरी तरह गायब हो गए। पीछे मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले औषधि वाले खेत में बस वही जंग लगी छोटी सी कुदाल हवा में हल्के हल्के झूल रही थी, मानो वह किसी अमर कहानी की गवाही दे रही हो। हमारे जाने के कुछ ही समय बाद मेडिसिन किंग वैली के ऊपर का आसमान एक बार फिर जोर से कांप उठा। एक बेहद विशाल स्पेस रिफ्ट धीरे धीरे खुलने लगी। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी उस दरार में से बाहर निकला। उसके शरीर से अनगिनत रौब और दबदबा निकल रहा था। उसकी आंखों में मानो सूरज, चांद और सितारे घूम रहे थे। उसके पूरे शरीर के चारों ओर बेहद घनी ग्रेट वाइट ट्रू इमॉर्टल ऑनरा घूम रही थी। वह गॉड डोमेन ड्रैगन क्लैन का सुप्रीम एंसेस्टर था। गॉड डोमेन ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम एंसेस्टर ने ठंडी आवाज में कहा, ड्रैगन एम्परर की ऑरा तो वह सचमुच अभी भी जिंदा है। लेन वूजी, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुमने ऐसी भयानक मौजूदगी को अपना दुश्मन बना लिया, लेकिन अभी उसकी सोल सील पूरी तरह नहीं खुली है। वह अभी अपनी सबसे कमजोर हालत में है। यही हमारी 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन के लिए ड्रैगन क्लैन का नया सम्राट बनने का सबसे अच्छा मौका है। मेरा ड्रैगन एम्परर टोकन जारी करो। पूरे संसार को बंद कर दो। हर हाल में उसका पता लगाओ। उसे ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम में आधा कदम भी रखने मत देना। उस बूढ़े की ठंडी और लालच से भरी आवाज काफी देर तक पूरे स्पेस में गूंजती रही और उसी पल पूरे संसार को अपनी चपेट में लेने वाला एक नया तूफान चुपचाप शुरू हो चुका था। और उस आने वाले तूफान का केंद्र था वह स्पेस पैसेज, जिसके अंदर मैं लिन वन क्यू को लेकर ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम की तरफ जा रहा था। स्पेस स्टॉर्म चारों तरफ पागलों की तरह उग्र हो रही थी। वह इतनी भयानक थी कि ग्रेट एस्केंशन रियलम के एक्सपर्ट्स को भी पल भर में चीर कर रख देती। लेकिन जैसे ही वह मेरे शरीर के चारों ओर बनी सुनहरी ड्रैगन और शील्ड से टकराती, वैसे ही वह शांत बिल्ली की तरह बिखर जाती। उसमें हमें जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं थी। लिन वन क्यू ने उत्सुकता से पूछा, लिन फान, ये ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियल्म आखिर है कहां? हम इतना समय चल रहे हैं, फिर भी अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? लिन वन क्यू ने मेरा कपड़ा पकड़ते हुए उत्सुकता से पूछा। वह स्पेस पैसेज के बाहर फैले रंग बिरंगे लेकिन बेहद खतरनाक स्पेस क्योस को देख रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, बस अब ज्यादा दूर नहीं है। ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम हर पीढ़ी के ड्रैगन एम्परर की अंतिम विश्राम भूमि है। वह स्पेस क्योस की सबसे गहरी परत में छिपी हुई है। सिर्फ जिसके पास ड्रैगन एम्परर टोकन हो वही उसका दरवाजा ढूंढ सकता है। मैंने सुनहरी ड्रैगन ऑरा शील्ड को संभालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, साथ ही धीरे धीरे उसे समझाता भी रहा। और उसी समय मेरी डिवाइन सेंस पूरी तरह मेरे सीने में रखे उस जेड पेंडेंट पर टिकी हुई थी, जो असल में ड्रैगन एम्परर टोकन ही था। उसमें चमक रहा प्राचीन नक्शा हमें लगातार सही रास्ता दिखा रहा था। हमने एक के बाद एक कई बेहद छिपे हुए स्पेस बैरियर्स पार किए। धड़ाम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी स्पेस पैसेज जोर से हिल उठी। बाहर बिखरी हुई स्पेस स्टॉर्म मानो किसी के नियंत्रण में आ गई हो। वह पागलों की तरह इकट्ठी होने लगी और देखते ही देखते हजारों मीटर लंबी धूसर रंग की स्टॉर्म सोर्ड्स बन गईं। वे कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ चारों तरफ से हमारी ड्रैगन ऑरा शील्ड पर टूट पड़ी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, घात लगाकर हमला। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि लिन वूजी इतनी जल्दी चाल चल देगा। उसने तो स्पेस पैसेज के अंदर भी हमला करने का इंतजाम कर रखा था। लगता है वह मेरे पास मौजूद ड्रैगन एम्परर टोकन को हर हाल में हासिल करना चाहता है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, दवा हो जाओ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, फिर अपनी दाईं मुट्ठी में चमकता हुआ सुनहरा ड्रैगन हेड इकट्ठा किया और पूरी ताकत से एक मुक्का आगे मार दिया। वह सुनहरा मुक्का सीधे स्पेस बैरियर को चीरता हुआ आगे निकल गया और सामने से आती उन विशाल धूसर स्टॉर्म सोर्ड्स को एक ही वार में चूर चूर कर दिया। उस भयानक ताकत ने पूरे स्पेस केओस सी में विशाल लहरें उठा दी। मैंने तुरंत कहा, चलो। मैंने तुरंत लिन वन क्यू को और कसकर अपनी बांहों में पकड़ लिया। अगले ही पल हमारा शरीर सुनहरी बिजली की तरह चमका और हम दोनों पल भर में उस उग्र स्पेस स्टॉर्म वाले इलाके से बाहर निकल गए। हम सामने फैली एक बेहद विशाल और रहस्यमयी जमीन पर उतर गए। मैंने शांत स्वर में कहा, यही वह मशहूर ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम है। आसमान में सुनहरे बादलों जैसी धुंध बह रही थी। जमीन पर चारों तरफ हजारों साल पुराने विशाल पेड़ खड़े थे। उनमें से हर एक से इतनी घनी स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही थी कि वह लगभग दिखाई देने लगी थी।
लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी सीक्रेट रेल्म के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी 9 विशाल ड्रैगन हेड माउंटेन्स। उन 9 पहाड़ों की चोटियों से भयानक सुनहरी ट्रू ड्रैगन ऑनरा लगातार आसमान की ओर उठ रही थी। वह सब मिलकर आसमान में एक बेहद विशाल सुनहरी ड्रैगन पर्ल बना रही थी। उस ड्रैगन पर्ल से ऐसी ऑरा निकल रही थी जो पूरी दुनिया को मिटा सकती थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, वही ड्रैगन एम्परर लेगेसी है। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं न सिर्फ अपने शरीर की ट्रू ड्रैगन सील पूरी तरह खोल दूंगा, बल्कि मेरी ताकत पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने उस सुनहरी ड्रैगन पर्ल की तरफ देखा। मेरी आंखों में चाहत की हल्की सी चमक आई, लेकिन मेरा चेहरा अब भी बेहद गंभीर था, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उन 9 ड्रैगन हेड माउंटेन्स के चारों तरफ एक बेहद डरावना एंशिएंट फॉर्मेशन लगा हुआ था। मैंने समझाते हुए कहा, यह 9 ड्रैगन्स लॉकिंग हेवन फॉर्मेशन है। इसे सिर्फ हर पीढ़ी के ड्रैगन एम्परर के सोर्स ब्लड से ही खोला जा सकता है। अगर कोई बाहरी इंसान जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत तय है। लिन वनक्यू ने धीरे से कहा, लिन फान, मुझे यहाँ का माहौल कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें छिपकर देख रहा हो। लिन वनक्यू थोड़ा सतर्क होकर मेरे और करीब आ गई। उसकी खूबसूरत आंखें आसपास के घने जंगल को ध्यान से देखने लगीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बाहर आ जाओ। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इतनी देर से हमारा पीछा करते करते थक नहीं गए? मैंने शांत आवाज में कहा। मेरी ठंडी नजर थोड़ी दूर खड़ी एक विशाल ड्रैगन हेड स्टोन स्टैच्यू के पीछे टिक गई। अगले ही पल वहां का स्पेस हल्का सा मुड़ा और सुनहरे डिवाइन आर्मर पहने 3 लोग धीरे धीरे बाहर आ गए। उन तीनों के शरीर से ट्रू इमॉर्टल रियलम की बेहद डरावनी ऑनरा निकल रही थी। उनमें सबसे आगे खड़ा बूढ़ा सबसे ज्यादा अलग था। उसके माथे के बीचों बीच एक सुनहरी तीसरी आंख थी, जिससे बेहद अजीब और ठंडी ऑरा निकल रही थी। वह एक 3 आइड ट्रू इमॉर्टल था। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, सुप्रीम ड्रैगन एम्परर, वाकई सुप्रीम ड्रैगन एम्परर ही हो। तुम्हारी सोल सील अभी पूरी तरह नहीं खुली, फिर भी तुमने हमारी मौजूदगी महसूस कर ली। लेकिन अफसोस, आज तुम्हारी मौत यहीं तय है। लिन वूजी महाराज पहले ही हमारे सुप्रीम एंसेस्टर्स के साथ मिलकर बाहर पूरा जाल बिछा चुके हैं। आज तुम चाहकर भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल की तीनों आंखें एक साथ तेज सुनहरी डिवाइन लाइट से चमक उठी। उस रोशनी ने आसपास के पूरे स्पेस को पूरी तरह सील कर दिया। बाकी दोनों ट्रू इमॉर्टल्स ने भी अपने अपने सबसे ताकतवर लाइफ बाउंड मैजिक ट्रेजर्स निकाल लिए। एक ही पल में पूरा ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियलम उग्र इमॉर्टल पावर से भर गया। मैंने शांत स्वर में कहा, लिन वूजी ने तुम लोगों से ऐसा क्या वादा किया कि तुम तीनों ट्रू इमॉर्टल्स अपनी मौत खुद ढूंढते हुए यहाँ चले आए? मैंने शांत चेहरे से कहा, मानो मैंने उन्हें जरा सा भी गंभीरता से नहीं लिया हो। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो एक बार फिर मेरे हाथ में आ गई। उससे अनगिनत ड्रैगन ऑरा बाहर निकल रही थी। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल ने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन एम्परर, अब जबरदस्ती मजबूत बनने की कोशिश मत कीजिए। आपने अभी सिर्फ 1% सील ही खोली है। ज्यादा से ज्यादा आप अभी ग्रेट असेंशन रेल्म पीक की ताकत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम तीनों असली ट्रू इमॉर्टल्स हैं। आपको मारना हमारे लिए बेहद आसान है। जहां तक इनाम की बात है, हमें चाहिए इस ड्रैगन एम्परर सीक्रेट रियल्म की ड्रैगन एम्परर लेगेसी और आपका ड्रैगन एम्परर बॉडी। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल ने लालच भरी नजरों से कहा। उसकी आंखों में छिपी लालसा अब साफ दिखाई दे रही थी। अब वह अपने दिल की किलिंग इंटेंट को और नहीं रोक सका। उसके माथे की सुनहरी तीसरी आंख पूरी तरह खुल गई। उसमें से बाल्टी जितनी मोटी सुनहरी विनाशकारी किरण निकली। उसके अंदर सब कुछ मिटा देने वाली शक्ति भरी हुई थी। वह सीधे मेरी तरफ टूट पड़ी। उसी समय बाकी दोनों ट्रू इमॉर्टल्स ने भी एक साथ हमला कर दिया। उनकी भयानक इमॉर्टल टेक्निक्स सुनहरी रोशनी के समुद्र में बदल गईं और उन्होंने मेरे पीछे हटने का हर रास्ता बंद कर दिया। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने ठंडी हंसी पीछे हटने की बजाय मैं एक कदम आगे बढ़ा और सीधे उस विनाशकारी सुनहरी किरण की तरफ चला गया। मैंने बचाव के लिए कोई शील्ड तक नहीं बनाई, सिर्फ अपने शरीर के बल पर ही उस हमले को झेल लिया। धड़ाम! सीक्रेट रेल्म के अंदर जोरदार धमाका हुआ। भयानक शॉक वेव ने आसपास के सभी एंशिएंट ट्रीज को जड़ों समेत उखाड़ दिया। वे हवा में उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों में बदल गए। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल यह देखकर बेहद खुश हो गया। उसे लगा कि मैं इस हमले से बुरी तरह घायल हो चुका हूं, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह फैल भी नहीं पाई थी कि धुएं के अंदर से एक सुनहरी परछाई बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आई। वह भयानक सुनहरी किरण मेरे सुनहरे ड्रैगन स्केल्स पर एक हल्का सा निशान तक नहीं छोड़ पाई। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल ने डरकर कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? 3 आइड ट्रू इमॉर्टल डर के मारे कांप उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोल सील लगी होने के बावजूद ड्रैगन एम्परर का शरीर इतना शक्तिशाली होगा कि मॉर्टल वर्ल्ड की कोई भी टेक्निक
उसे नुकसान तक नहीं पहुंचा सकती। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं, अब मर जाओ। मैंने ठंडी आवाज में कहा। फिर मेरे हाथ की 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो जोर से घूमी। उसमें से हजारों मीटर लंबी सुनहरी ड्रैगन शैडो निकली। उसने स्पेस को चीर दिया और विनाशकारी ताकत के साथ सीधे उन दोनों ट्रू इमॉर्टल्स पर जा गिरी जो अभी भी अपनी टेक्निक चला रहे थे। पुफ पुफ 2 हल्की आवाजें आईं। वे दोनों ऊंचे दर्जे के ट्रू इमॉर्टल्स चीखने का मौका भी नहीं पा सके। एक ही बार में उनकी बॉडी और सोल पूरी तरह धूल बन गई। उन्हें जरा सा भी विरोध करने का मौका नहीं मिला। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल ने डर कर कहा, तुम बिल्कुल भी ग्रेट एस्केंशन रियलम पीक में नहीं हो। तुमने अपनी सील का एक हिस्सा खोल लिया है। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल डर के मारे पूरी तरह टूट गया। उसके चेहरे से पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। वह तुरंत मुड़ा और स्पेस में घुसकर भागने लगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जब यहां तक आ ही गए हो तो यहीं फूलों की खाद बन जाओ। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी 5 उंगलियां हल्के से बंद हुईं। उसी पल भयानक ट्रू ड्रैगन डिवाइन फ्लेम एक विशाल सुनहरे पंजे में बदल गई। उसने 3 आइड ट्रू इमॉर्टल को सीधे स्पेस के अंदर से खींचकर बाहर निकाल लिया। वह चाहे जितना भी तड़पता या गुस्से से चिल्लाता रहा, वह ट्रू ड्रैगन डिवाइन फ्लेम की पकड़ से बिल्कुल भी नहीं छूट सका। 3 आइड ट्रू इमॉर्टल ने दर्द से चीखते हुए कहा, ड्रैगन एम्परर, मुझे माफ कर दीजिए। लिन वुजी ने मुझे मजबूर किया था। उसकी दर्द भरी चीखों के बीच इस ट्रू इमॉर्टल का भी वही अंजाम हुआ जो उससे पहले आए बाकी लोगों का हुआ था। वह 9 हेवन ट्रू ड्रैगन फ्लेम में पूरी तरह जलकर शून्य बन गया। उसका एक कण भी बाकी नहीं बचा। तीनों ट्रू इमॉर्टल्स पलक झपकते ही मेरे हाथों पूरी तरह खत्म हो गए। इन 3 छोटी मोटी परेशानियों को खत्म करने के बाद मैंने 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो वापस रख दी। फिर मुड़कर अब भी हैरानी से खड़ी लिन वानक्यू का हाथ पकड़ लिया और तेज कदमों से सीक्रेट रेल्म के बीचों बीच खड़ी 9 ड्रैगन हेड माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगा। मैंने गंभीर स्वर में कहा, यहां इतनी बड़ी हलचल हुई है, बाहर मौजूद लिन वुजी को इसकी खबर जरूर मिल गई होगी। मुझे जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन एम्परर लेगेसी खोलकर अपनी पूरी ताकत वापस हासिल करनी होगी। मैंने लिन वनक्यू से गंभीरता से कहा, वनक्यू, जब लेगेसी खुलेगी तब बहुत भयानक प्रेशर पैदा होगी। तुम यह ड्रैगन एम्परर टोकन अपने हाथ में पकड़कर मेरे पीछे खड़ी रहना। कुछ भी हो जाए इसे हाथ से मत छोड़ना, समझ गई? मैंने बेहद गंभीर आवाज में कहा। लिन वनक्यू ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो लिन फान। लिन वनक्यू ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। लिन वनक्यू ने अपने हाथ में पकड़े ड्रैगन एम्परर टोकन को और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में पूरा भरोसा था। मैं मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाकर सीधे 9 ड्रैगन्स लॉकिंग हेवन फॉर्मेशन के अंदर प्रवेश कर गया। तड़ाम! फॉर्मेशन के अंदर कदम रखते ही एक ऐसी भयानक प्रेशर मेरे ऊपर आ गिरी जो किसी भी साधारण ग्रेट एसेंशन रेल्म एक्सपर्ट को पल भर में मांस के लोथड़े में बदल सकती थी। वह प्रेशर मानो अनगिनत पहाड़ एक साथ मेरे कंधों पर रख दिए गए हों। मैं दर्द से हल्का सा कराहा। मेरे पूरे शरीर की हड्डियां चरमराने लगीं। मेरे शरीर पर सुनहरे ड्रैगन पैटर्न्स बार बार उभरने लगे। वे पूरी ताकत से उस दबाव का सामना कर रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जितना मैं आगे बढ़ रहा था, ये फॉर्मेशन की प्रेशर उतनी ही कई गुना बढ़ती जा रही थी। मैंने जोर से दहाड़ते हुए कहा, खुल जा। उसी पल मेरे शरीर की ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह उबल उठी। भयानक सुनहरी ड्रैगन पावर मेरे शरीर से बाहर फूट पड़ी और एक विशाल ट्रू ड्रैगन फैंटम में बदल गई। वह पीछे खड़ी लिन वैंक्यू की रक्षा करने लगी। हम दोनों उस असहनीय प्रेशर को झेलते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। हम धीरे चल रहे थे, लेकिन हमारे कदम बिल्कुल नहीं डगमगाए। हर कदम के साथ मेरे होंठों से सुनहरे ड्रैगन ब्लड की एक धारा बाहर निकल जाती, लेकिन मेरी आंखों का इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद हम दोनों सबसे बीच वाली ड्रैगन हेड माउंटेन के नीचे पहुंच गए। हमारे सामने एक विशाल सुनहरा स्टोन प्लेटफॉर्म खड़ा था। उस पर ड्रैगन क्लैन की बेहद प्राचीन और जटिल लिपि उकेरी हुई थी और उसके बिल्कुल बीच में ड्रैगन एम्परर टोकन के आकार का एक स्लॉट बना हुआ था। मैंने मुश्किल से कहा, वानिक्यू, जेड पेंडेंट उसमें रख दो। मैंने मुश्किल से कहा। इस समय मेरी ड्रैगन पावर का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका था। लिन वानक्यू ने एक पल भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा ड्रैगन एम्परर टोकन बिल्कुल सही जगह उस स्लॉट में लगा दिया। गड़गड़गड़ जैसे ही ड्रैगन एम्परर टोकन अपनी जगह पर लगा, पूरी ड्रैगन हेड माउंटेन जोर से कांप उठी। स्टोन प्लेटफॉर्म से बेहद चमकदार सुनहरी डिवाइन लाइट फूट पड़ी। वह सीधी आसमान की तरफ उठी और जाकर ऊपर तैर रही विशाल सुनहरी ड्रैगन पर्ल में समा गई। उसके बाद वह ड्रैगन पर्ल धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और आखिरकार आकर मेरे सिर के ठीक ऊपर रुक गई। उसमें से अनगिनत गर्माहट और लाइफ फोर्स निकल रही थी।
मैं समझ गया कि यही हर पीढ़ी के ड्रैगन एम्परर के मरने के बाद बची हुई लेगेसी सोर्स थी। लिन वॉन्क्यू ने घबराकर चिल्लाया, लिन फैन सावधान। उसी समय जब मैं ड्रैगन एम्परर लेगेसी को अपने अंदर समाने ही वाला था, लिन वॉन्क्यू की घबराई हुई आवाज अचानक गूंज उठी। मैंने तुरंत सिर उठाकर ऊपर देखा। उसी पल पूरा आसमान मानो टूटकर बिखर गया। एक बेहद विशाल काला पंजा, जिससे ग्रेट ये ट्रू इमॉर्टल की विनाशकारी प्रेशर निकल रही थी, सीधे हमारी तरफ आ गिरा। उसी के साथ एक बेहद ठंडी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। लिन वुजी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लिन फैन, मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इतनी आसानी से ड्रैगन एम्परर लेगेसी हासिल कर लोगे? आज यह लेगेसी हर हाल में मेरी होगी। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, लिन वुजी, आखिर तुम आ ही गए। मैंने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से स्पेस में दिखाई दे रही उस धुंधली लेकिन शाही परछाई को घूरा। लेकिन मैं इस समय लेगेसी खोलने के सबसे अहम पल में था। मैं जरा सा भी ध्यान नहीं बांट सकता था। उस हमले को रोकना मेरे लिए असंभव था। लिन वनक्यू ने दृढ़ता से कहा, लिन फान, मैं तुम्हारी तरफ से यह हमला रोकूंगी। लिन वनक्यू का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था, सिर्फ अटल फैसला था। उसने अपनी जान की परवाह के बिना अपने शरीर की मायराइड मेडिसिन सेक्रेट बॉडी सोर्स को जबरदस्ती जगा दिया, और वह चमकदार हरी दवा जैसी शक्ति एक विशाल हरे प्रोटेक्शन शील्ड में बदल गई। वह पूरी ताकत से मेरे ऊपर आकर खड़ी हो गई। मैंने घबराकर चिल्लाया, पगली, जल्दी हट जाओ। मेरी आंखें गुस्से और डर से लाल हो गईं। मैं उसे वापस खींचना चाहता था, लेकिन उस काले पंजे की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह शील्ड पर आ गिरा। छटाक! वह हरा प्रोटेक्शन शील्ड सिर्फ आधी सांस जितना समय ही टिक पाया, और अगले ही पल पूरी तरह टूट गया। लेकिन उस ग्रेट ही ट्रू इमॉर्टल के हमले की ताकत जरा सी भी कम नहीं हुई। वह सीधा लिन वैंक्यू के नाजुक शरीर पर जा लगा। पुफ! लिन वैंक्यू के मुंह से लगातार खून निकलने लगा। उसका शरीर टूटे हुए पंखों वाली लाल तितली की तरह बेबस होकर नीचे गिरने लगा। उसका पहले जैसा गुलाबी चेहरा एक पल में बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी लाइफ ऑरा बहुत तेजी से गायब होने लगी। मैंने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, नहीं। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी। उसी पल मैं पूरी तरह पागल हो गया। ड्रैगन की भी एक ऐसी जगह होती है जिसे कोई छू नहीं सकता, और लिन वॉन्क्यू ही मेरी जिंदगी की वह एकमात्र कमजोरी थी। मैंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, लिन वूजी, तुम्हें मरना होगा। गॉड डोमेन के पूरे ड्रैगन क्लैन को मरना होगा। मेरी दोनों आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल हो गईं। बेहद भयानक ड्रैगन रेज ने मेरे शरीर की ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को पूरी तरह फाड़कर बाहर निकाल दिया। इस हद से ज्यादा गुस्से में मेरे शरीर की सबसे आखिरी 9 ट्रू ड्रैगन सील, जो कभी नहीं टूट सकती थी, वह भी चटाक की आवाज के साथ टूट गई। उस पल पूरे संसार को कांपने पर मजबूर कर देने वाली सुप्रीम ड्रैगन एम्परर की असली ताकत इस छोटे से सीक्रेट रेल्म में पूरी तरह जाग उठी। धड़ाम! एक विशाल सुनहरा लाइट पिलर आसमान तक जा पहुंचा। उसने स्पेस में बने लिन वूजी के विशाल काले पंजे को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं एक झटके में लिन वनक्यू के पास पहुंचा और उसे कसकर अपनी बाहों में उठा लिया। उसी समय मैंने आसमान से उतरती हुई सुनहरी ड्रैगन पर्ल को भी अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया और उसे सीधे अपने शरीर में समा लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम लोग लड़ाई चाहते हो। मैंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तो फिर आज खुलकर लड़ाई होगी। आज मैं पूरे संसार को खून से भर दूंगा। मैं अपनी बाहों में बेहोश पड़ी लिन वनक्यू को उठाए खड़ा था। मेरे काले बाल एक ही पल में बर्फ जैसे सफेद हो गए। मेरे पूरे शरीर के चारों ओर ऐसी भयानक ट्रू ड्रैगन ऑनरा घूम रही थी जो ग्रेटली ट्रू इमोर्टल्स को भी चीर सकती थी। मैंने दहाड़ते हुए कहा, मर जाओ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे स्पेस को चीरते हुए गॉड डोमेन में लौट गया। मैंने पूरे ब्रह्मांड में गूंजती आवाज में कहा, पूरा संसार अब कांपो। मेरी ठंडी और बेरहम आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उसी पल पूरा तारों भरा आसमान अनंत अंधेरे में डूब गया और मेरे बदले की कहानी अब जाकर सच में शुरू हुई थी।